So these are the topics we will cover tentatively in this chapter, law of motion, which has been divided into several parts. मैंने बहुत सारे parts में divide किया है. Tentative है मतलब slight changes हो सकता है. तो अभी हम लोग यहाँ हैं, part 1 start करेंगे आज. So let's begin. तो हमारा आज का concept है introduction to this chapter, that is law of motion. उसके बाद हम लोग बात करेंगे एरिस्टोटल फॉलिसी. एरिस्टोटल फॉलिसी मीन्स कि ये क्वेश्चन बहुत ही लोगों को परेशान करता है था कि एक बॉडी अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो क्या कोई फोर्स एक्ट कर रहा है उस पे कि नहीं कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली वो. तो एरिस्टोटल ने जो आइडिया दिया था वो रॉन्ग प्रूव्ड हुआ. गैलीलियो ने रॉन्ग प्रूव किया था. बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था गैलीलियो ने जिससे रॉन्ग प्रूव हुआ था. तो वो सब हम लोग देखेंगे आज. तो बिफोर वी बिगिन वी शुड नो व्हाट इज पॉइंट मास. हमें पॉइंट मास क्या होता है जानना है. क्यों जानना है पॉइंट ऑफ मास? पॉइंट मास इसलिए जानना है क्योंकि ये जो पार्ट हम स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, ये जो जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज अंडर पार्टिकल डायनेमिक्स. ये पार्टिकल डायनेमिक्स के अंडर में आता है. पार्टिकल डायनेमिक्स. पार्टिकल माने पॉइंट मास. पार्टिकल माने पॉइंट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो भी ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे उसको पार्टिकल की तरह, पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे. अब ऑब्जेक्ट का तो कुछ ना कुछ मास होगा ही, तो इसलिए उस ऑब्जेक्ट को हम एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे. किसमें? पार्टिकल डायनेमिक्स में. तो ये पार्टिकल डायनेमिक्स हमारा मैकेनिक्स डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में. एक होता है काइनेमेटिक जिसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हैं कि व्हेन यू गिव एक्सेलरेशन ए तो स्पीड चेंज होकर वो v हो जाता है एंड ऑल दो स्टफ्स. एंड डायनेमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं कि व्हाट कॉजेज द मोशन, मतलब फोर्स के बारे में बेसिकली स्टडी करते हैं. और उसमें न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ऑल दोस थिंग्स कम्स. अगर कोई बॉडी एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, मतलब एक बड़ा ऑब्जेक्ट है और उसमें हम तीन फोर्स लगा रहे हैं लाइक दिस, इज एन ऑब्जेक्ट, मास m, फोर्स F1, F2, F3. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फोर्स अलग अलग हिस्सों में लग रहा है, मतलब इन डिफरेंट पार्ट्स फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंड वी हैव टू कंसिडर these points कि फोर्स इज अप्लाइड ऑन द राइट साइड और लेफ्ट साइड और टॉप साइड. इसको कंसिडर करना पड़ेगा हमें. तब वो पार्टिकल डायनेमिक्स के अंडर में नहीं आता है. दैट कम्स अंडर रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन में हम लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हम लोग फोर्स कहां पर, वेयर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, फोर्स कहां लगा रहे हैं. लेकिन जब तक रोटेशनल मोशन नहीं आता है, रोटेशनल मोशन नहीं आता है तब तक हम, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं कि हम एक रिजिड बॉडी का राइट लेफ्ट कहां पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है व्हाट आर द फोर्सेस, कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उस बॉडी पे और फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है. तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक दिस एज अ पॉइंट, वी विल टेक दिस होल ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट, क्योंकि पॉइंट मास हम बात कर चुके हैं, और उस पॉइंट में सारे फोर्सेस को दिखाएंगे. तो क्या करेंगे हम, व्हाट वी विल डू, 2 F3, सी दीज आर द सेम फोर्सेस, ये सेम फोर्सेस है F1, ये वाला F2, ये वाला F3, और हमने इस होल बिग ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट की तरह ट्रीट किया है. वही पॉइंट मास का मतलब है. एंड वी आर शोइंग व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी. ये बॉडी के राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहाँ लग रहा है फोर्स, उससे कोई भी मतलब नहीं है हमें. सो दिस इज द assumption which we have, बिग assumption जिससे हमें शुरू करना है.
तो पॉइंट मास किसको कहेंगे? क्या एक बड़ा सा ट्रेन पॉइंट मास है? क्या अर्थ पॉइंट मास हो सकता है? आंसर इज यस। पॉइंट मास डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बहुत छोटा है, किससे? लेंथ या डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है यहाँ पर तो वो डिस्टेंस कवर करेगा। इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, sorry, if the distance covered by the object is large than the size of the object, जैसे then it is called a point mass। जैसे एक ट्रेन बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक ट्रेन का जो साइज है वो बिटवीन जो टू कंसेक्यूटिव स्टेशंस के मुकाबले में बहुत हम छोटा मानेंगे। तो ट्रेन कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास। अर्थ अर्थ कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास, क्योंकि अर्थ जब रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, अर्थ जब रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, तो वो जो पूरा टोटल डिस्टेंस है रिवॉल्व का, वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द अर्थ। इसलिए जब हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर का बात करेंगे या अर्थ के बारे में बात करेंगे, अर्थ का प्लेनेटरी मोशन एंड ऑल, दैट टाइम वी विल अगेन टेक अर्थ आल्सो एज अ पॉइंट मास। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट मास की तरह ट्रीट किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट शुड बी मच ग्रेटर देन द साइज। जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो बहुत बड़ा होना चाहिए उसके साइज से। बहुत सिंपल है, समझ में आ गया। बेसिकली यहाँ पर शॉर्ट में हम यही कहेंगे कि हम लोग अब से हर पॉइंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे, एक्सेप्ट इन द चैप्टर कॉल्ड रोटेशनल मोशन। एक्सेप्ट इन द चैप्टर कॉल्ड रोटेशनल मोशन पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे हम लोग। जब हम क्लास 12 में जाएंगे तो जो चार्जेस के ऊपर बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द फर्स्ट चैप्टर, वहां पर चार्जेस को हम पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट करेंगे। ये जो पॉइंट चीज है, पॉइंट वर्ड है, ये हमारे बहुत काम में आने वाला है, आगे चल के काफी यूज होगा इसका। इट्स अ वेरी बिग अजम्पशन। क्यों अजम्पशन किया हमने? आखिर ऐसा अजम्पशन किया ही क्यों? वाई? टू मेक अवर फिजिक्स सिंपल, कि हम हमारे फिजिक्स को अंडरस्टैंडिंग को और सिंपल बनाने के लिए हमने इस तरह से किया है। तो एज यू ग्रो, आप फिजिक्स में जैसे जैसे और ऊपर जाएंगे वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड जाएंगे ऑब्वियसली, किसी भी चीज में पहले तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। टू मेक अवर फिजिक्स सिंपल, मोर अंडरस्टैंडेबल, ये अजम्पशन किया गया है हमारा कि एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे। ओके okay. डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल इन स्पेस क्वांटिटेटिवली। अब तक हमने जो प्रीवियस चैप्टर जो है हमारा काइनेमेटिक्स था, वहां पर हमने ये देखा कि पार्टिकल को क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब कर रहे हैं पार्टिकल के मोशन को। ये क्वांटिटेटिवली का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिवली का मतलब ये होता है कि सपोज O इज अ पॉइंट, टाइम t इक्वल 0, स्पीड u है, एक्सेलरेशन दिया हमने, और पॉइंट एक्सेलरेशन दिया है, वी हैव गिवन एन एक्सेलरेशन, सो पार्टिकल विल रीच अ पॉइंट p, पार्टिकल पॉइंट पे पहुंच जाएगा। एंड ऑब्वियसली सिंस आई हैव गिवन एन एक्सेलरेशन, मैंने एक एक्सेलरेशन दिया है, तो उसका जो स्पीड होगा वो चेंज हो जाएगा। u था स्टार्टिंग में, अब स्पीड हो जाएगा v। सो स्पीड कैन आइदर इंक्रीज, वो इंक्रीज हो सकता है अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और स्पीड डिक्रीज भी हो सकता है अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो वी नो अबाउट दिस। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इफ अगर आपको स्पीड चाहिए, इफ यू वांट टू फाइंड द स्पीड, क्या करोगे आप? यू विल यूज सम इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? v इक्वल टू यू प्लस at, सो वैल्यू माने क्वांटिटेटिव। आपको एक v का वैल्यू मिलेगा आफ्टर यूजिंग दिस इक्वेशन, जो आइदर u से बिगर होगा या स्मॉलर होगा। तो हमें क्वांटिटी मिला है, क्वांटिटेटिव आइडिया मिला अबाउट द मोशन कि v वेलोसिटी एट प्रेजेंट कितना है, क्या है, एंड ऑल दोस थिंग्स। लेकिन मतलब ये है कि मोशन हो क्यों रहा है आखिर? व्हाट इज कॉजिंग द मोशन, व्हाट इज द कॉज ऑफ द मोशन, ये तो मुझे काइनेमेटिक्स में पता नहीं चला। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में बात करेंगे। वही यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि हम वी हैव सीन कि यूनिफॉर्म मोशन में वी नीड द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी अलोन, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर होता है तो मुझे एक्सेलरेशन का भी कंसेप्ट देना पड़ता है। ये सब हमने स्टडी किया है,
लेकिन हमने वी हैव नॉट आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि व्हाट गवर्न्स द मोशन ऑफ द बॉडी। मोशन क्यों होता है ये हमने अब तक बात नहीं किया। तो व्हाट कॉज्ड दीज मोशन, बात नहीं हुआ अब तक। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू आंसर दिस बेसिक क्वेश्चन। बेसिकली इसका आंसर हम अभी बता दे रहे हैं कि व्हाट कॉज द मोशन, फोर्स है आंसर। एक फोर्स इज समथिंग, बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स हम कहेंगे, एक्सटर्नल फोर्स जो है दैट कॉजेज द मोशन, दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी, इतना आपको आइडिया होगा ही। तो फोर्स के बारे में हम बात करेंगे विच इज द कॉज ऑफ द मोशन, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ आपको आइडिया देता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स के बारे में बताता है। सेकंड लॉ आपको फोर्स का फॉर्मूला देता है जहां से डिराइव होकर आता है F इक्वल टू ma। एंड थर्ड लॉ आपको फर्दर एक्शन इक्वल टू माइनस रिएक्शन का भी आइडिया देता है। तो बेसिकली फोर्स के बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं कि फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स से बॉडी मूव हो सकता है, बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं लेकिन बॉडी स्टिल मूव ना करे, इक्विलिब्रियम में रहे। फोर्स से रिलेटेड सारा बात हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो यही है हमारा कि आंसर क्या है, फोर्स। बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स कहना ज्यादा बेटर होगा क्योंकि इंटरनल फोर्स से बॉडी मूव नहीं होता है। अगर आप कार के अंदर में हो और कार के अंदर से आप कार को पुश करने की कोशिश करोगे तो मूव नहीं करेगा, आपको कार से बाहर निकल के तब उसको पुश करना पड़ेगा। तो ये एक शॉर्ट में मैंने आइडिया दिया है कि एक्चुअली द वर्ड एक्सटर्नल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट कॉजेज द मोशन, एक्सटर्नल फोर्स कॉजेज द मोशन, ये मैंने आपको अभी बता दिया। यही हम लोग आगे लॉजिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, हाँ है, यस इट इज नीडेड। सो एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो और उसको मोशन में लाना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत पड़ेगा ही। नॉट ओनली दैट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और उसको रेस्ट में लाना है, यानी रोकना है, उसको स्टॉप करना है, तो भी आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा उसको रोकने के लिए। तो इन बोथ द केसेस एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, यही पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक फुटबॉल अगर एट रेस्ट है तो उसको किक करना पड़ेगा हमें, तब जाकर फुटबॉल मूव करेगा। एक स्टोन को ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो मुझे अपवर्ड पुश देना पड़ेगा, तब वो मूव करेगा। नॉट ओनली दैट, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा हो तो मुझे उस एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करना होगा टू रिटार्ड, यानी स्लो डाउन करने के लिए या अल्टीमेटली स्टॉप करने के लिए। तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। सो फुटबॉल एट रेस्ट, किक चाहिए, राइट। स्टोन अपवर्ड अगर हुआ तो उसको अपवर्ड पुश चाहिए, मैंने फोर्स अप्लाई करना होगा। पुश इज अ फोर्स, किक इज अ फोर्स, राइट। तो क्या है, सम एक्सटर्नल, कुछ तो एक्सटर्नल एजेंसी नीडेड टू प्रोवाइड, ओके। सो आप समझ गए होंगे, एक्सटर्नल एजेंसी इज नीडेड टू प्रोवाइड फोर्स टू मूव अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, या एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू रिटार्ड यानी स्लो डाउन और स्टॉप अ मोशन। दोनों ही केस में फोर्स का जरूरत है। कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जब फुटबॉल को किक किया था तो टच किया, फुटबॉल को पांव से टच किया क्या, स्टोन को ऊपर पुश किया तो हमने टच किया स्टोन को, पुश किया उसको अपने हाथ से, तो कांटेक्ट में था, स्टोन वाज इन कांटेक्ट विद आवर हैंड। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दूर से ही एक ऑब्जेक्ट को दूर से मैंने देखा और उसको बिना छुए ही वो, इज इट पॉसिबल कि दूर से ही एक ऑब्जेक्ट बिना छुए हम कोई फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल, बिना कांटेक्ट के कोई फोर्स अप्लाई कर सकते हैं लाइक अ मैजिक? आंसर इज यस। और हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। तो एक्सटर्नल फोर्स कैन एक्ट इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ऑफ कोर्स मैग्नेट्स में भी हमने ये चीज देखा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में इफ एक ऑब्जेक्ट को अगर आप इस तरह से ऑन एयर रखते हो तो वो एयर से वो नीचे अर्थ में आता कैसे है, वो नीचे अर्थ में आता कैसे है, कोई तो उसको पुल कर रहा है, कोई तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो अर्थ और स्टोन के बीच में तो कोई कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट नहीं होते हुए भी देयर इज नो कांटेक्ट, स्टिल स्टोन इज बीइंग पुल्ड बाय द अर्थ, यानी स्टोन पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है।
सो दिस इज एन एग्जांपल जहां पर एक्सटर्नल फोर्स, किसका एक्सटर्नल फोर्स यहाँ क्या क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द एक्सटर्नल फोर्स, हम जानते हैं, विच इज mg इज द एक्सटर्नल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। कौन कौन फोर्स लगा रहा है? अर्थ फोर्स लगा रहा है। किस पे लगा रहा है? इस पॉइंट मास पे, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे, एट अ डिस्टेंस। तो यस, इट इज पॉसिबल एक्सटर्नल फोर्स कैन एक्ट इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो ये हम कहाँ कहाँ देखते हैं? स्टोन रिलीज हुआ फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ग्रेविटी की वजह से, या बार मैग्नेट भी देखते हैं, बार मैग्नेट कैन अट्रैक्ट नेल, मैग्नेट तो हम जानते हैं दे कैन अट्रैक्ट, तो बिना टच के ही वो अट्रैक्ट कर लेता है, तो यस। और इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, वहां पर भी दो चार्जेस है, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। तो अगर दोनों चार्ज प्लस साइन है तो ये एक दूसरे को रिपेलिंग फोर्स से पुश करेंगे। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी दिया जाता है K Q1 Q2 by R² by कूलम्स लॉ, यानी इसके बारे में पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां पर कूलम्स लॉ के थ्रू we can see that यहाँ पर भी दो चार्जेस, two point charges, they are at a distance r, लेकिन स्टिल दोनों में ही फोर्स लग रहा है। a force is, both are experiencing force, either force of repulsion or attraction। दोनों का सेम चार्ज होने से दे बोथ एक्सपीरियंस रिपल्शन, एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया, देन अट्रैक्टिव फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग। एनीवे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो हमारा कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन, यस, फोर्स कैन एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस, इतना प्रूफ इनफ है। तो दो टाइप का फोर्स हमने देख लिया अब तक, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब किक जब किया था बॉल को या स्टोन को ऊपर पुश किया था तो कॉन्टैक्ट में था वो, और नॉन कॉन्टैक्ट का फोर्स के बारे में यहाँ पर बात कर चुके हैं, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड ऑल। तो इस दो तरह का फोर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। द वर्ड एक्सटर्नल इज इंपॉर्टेंट। ओके, रिलीज्ड। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। तो कंक्लूजन क्या हुआ? इतना जो हमने पढ़ाई किया अभी, उसका कंक्लूजन क्या है? तो ये पूरा एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये हमारा नेट कंक्लूजन, ये 3 साढ़े 3 लाइन में नेट कंक्लूजन हो गया अब तक जो हमने स्टडी किया। तो इन शॉर्ट, अ फोर्स इज रिक्वायर्ड, पॉइंट नंबर 1 क्या हुआ? फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी, यानी स्टेशनरी मतलब एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन। बॉडी रेस्ट है तो मोशन के लिए फोर्स चाहिए। पॉइंट नंबर 2, एक बॉडी मोशन में है तो उसको स्टॉप करने के लिए भी फोर्स चाहिए। और पॉइंट नंबर 3 है कि एक्सटर्नल एनर्जी मे और मे नॉट बी इन कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा तो दे विल बी इन कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे ग्रेविटेशन होगा तो दे विल नॉट बी इन कॉन्टैक्ट, फिर भी फोर्स फील करेंगे दो बॉडी, ऐसा पॉसिबल है। तो ये था हमारा कंक्लूजन। इसके आगे अब हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज स्टडी करेंगे कि अब तक तो हमने ये कहा कि रेस्ट में एक ऑब्जेक्ट है और उसको मोशन में लाना है, मूव करवाना है, तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत पड़ेगा, राइट? लेकिन व्हाट अबाउट एक पार्टिकल ऑलरेडी मूव कर रहा हो विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक ऑलरेडी मूव कर रहा होगा विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो क्या उसमें ऑलरेडी कोई फोर्स कंटिन्यूसली लग रहा है? फोर्स की जरूरत है सो दैट वो मूव करते रहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फोर्स की जरूरत नहीं है? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसका नेचुरल आंसर तो यही होगा कि अरे पार्टिकल मूव कर रहा है तो जरूर कोई फोर्स लग रहा होगा। तो यही कंक्लूजन एरिस्टोटल ने दिया था, एरिस्टोटल। लेकिन अल्टीमेटली बहुत साल तक ये इसी को ट्रू माना गया है, क्योंकि यही मोस्ट इंट्यूटिव है, मोस्ट ऑब्वियस है। लेकिन गैलीलियो ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट दिखाया जिसने दुनिया को चौंका दिया, आंख खोल दिया दुनिया का, कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए फोर्स का जरूरत नहीं है, एज इफ बाय मैजिक वो चलते रहेगा फॉरएवर। तो इस बात को अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो। सो कंसेप्ट्स अंडरस्टूड हो ही गया होगा, आई एम श्योर। तो आप लिख दीजिए कंसेप्ट अंडरस्टूड। तो आपके कमेंट से मुझे भी समझ में आता रहता है क्या प्रोग्रेस चल रहा है, क्या सिचुएशन है। तो
होमवर्क क्वेश्चंस में कोई होमवर्क नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, फाउंडेशन टॉपिक है, तो देयर इज नो होमवर्क एट ऑल। इसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 1 को ही। तो दिस विल बी अवर नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम कंप्लीट करेंगे। क्लास इज ओवर।